सो कैपेसिटेंस हमने क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका कैपेबिलिटी होता है कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये स्टोर कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का मतलब ही होता है चार्ज को स्टोर करना। और हमें पता है अगर हम चार्ज को स्टोर करेंगे तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ लिखा हुआ था, अगर हम लोग चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहां से कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाता है Q/V। ठीक है, इसका SI यूनिट, CGS यूनिट, ये सब हमने क्लास में किया था। देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दैट 1 फैराडे इज वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको हमने समझने के लिए एक सम्स भी किया था। ठीक है ना, और ये तुम लोगों का कुछ छोटा सा होमवर्क था, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हम लोग का वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसको समझने के लिए इस स्लाइड में हम लोग थोड़ी देर बाद में आते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करेंगे। सो नोट डाउन कर सकते हो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के लिए एक लाइन हम लोग अगर इन जनरल बोले तो क्या कह सकते हैं, अ कैपेसिटर is an arrangement, isn't it? A capacitor is an arrangement of storing large amount of charge or large charge in small space. हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें और कम से कम जगह में स्टोर करें। क्योंकि हमने लास्ट डे जो हमने एक एग्जांपल किया था कि पूरा अर्थ को अगर हम लोग कंडक्टर मान ले तो अर्थ में कितना कैपेसिटर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आया था कितना याद है, 0.7 माइक्रोफेराड के आसपास आया। इतना बड़ा कंडक्टर अर्थ। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम कैपेसिटर का साइज कितना भी बड़ा करें, हमें साइज छोटा रखना है और उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर करना है। तो ये कैसे हो सकता है यही सीखना है और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसको समझने के लिए 3 केस समझना होगा। ठीक है, केस 1 जो है ये कह रहा है, चलो मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, मेरे साथ साथ तुम भी लिख लो, सो जल्दी हो जाएगा। केस 1 ये कहता है कि लेट कर लो एक आइसोलेटेड मेटल प्लेट है। ठीक है, सो लेट एन आइसोलेटेड let an isolated metal plate A। चलो यहाँ मेटल प्लेट बना लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। ये मान लो ये रहा एक मेटल का प्लेट, इस मेटल प्लेट का नाम है A। ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने चार्ज प्रोवाइड किया, मान लो पॉजिटिव चार्ज इसमें हमने दिया। ठीक है, और जितना चार्ज ये स्टोर कर सकता था उतना चार्ज हम लोग इसमें देंगे। अब तुम मुझे बताओ कैसे हम लोग किसी मेटल प्लेट में चार्ज को प्रोवाइड करते हैं, एनी आइडिया, कैसे चार्ज देंगे किसी मेटल प्लेट में? यस, सर इंडक्शन से। बाय मींस ऑफ इंडक्शन और बाय मींस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल, इजंट इट? बैटरी के एक एंड से उसे टच कर दो तो उसमें पोटेंशियल उसका हाई हो जाएगा। पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब ही है उसमें चार्ज दे देना, सीधा साधा बात है। ठीक है ना, जैसे ही उसमें पोटेंशियल अप्लाई करोगे उसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो मान लो जितना चार्ज इसमें जा सकता था उतना मैक्सिमम चार्ज मैंने इसमें दे दिया है। वही लिख रहा हूं यहाँ पर, लेट एन आइसोलेटेड मेटल प्लेट ए contain positive charge, contain positive charge until its maximum, until its maximum
पोटेंशियल रिच। और हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इट कॉन्टेन मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। अब समझ में आ गया क्या किया हमने। तो इस मेटल प्लेट जो है ए, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस का सीधा साधा फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो इसमें मैक्सिमम चार्ज मान लो क्यू मैक्स चार्ज आया और इसका पोटेंशियल जो हुआ वो वी हुआ। तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग इतना कह सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू मैक्स बाई वी, वेयर क्यू मैक्स क्या है, इसमें मैक्सिमम कितना पोटेंशियल चार्ज अप्लाई हुआ, सॉरी चार्ज स्टोर हुआ, और वी जो है यहाँ मैक्सिमम कितना पोटेंशियल इस पे जनरेट। एग्री और नॉट? क्लियर ना? यस सर। ओके, सो केस 2 आ जाओ। अब क्या करेंगे, हमें अभी क्या करना है, हमें चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ाना है। चलो कैसे बढ़ा सकते हैं, एक बहुत आसान तरीका है। ये पहला कंडक्टर था हमारे पास ए, और इस पे मैंने बाहर से चार्ज अप्लाई कर दिया था, पोटेंशियल अप्लाई करके इसका चार्ज को मैक्सिमम ले गया था। क्या कर सकते हो, इसके पास एक नया मेटल प्लेट ले आओ बी, जस्ट इसके पास लाओ, इसमें कोई पोटेंशियल मत दो। तो क्या होगा, अभी अभी तुमने एक टर्म कहा था, क्या होगा यहाँ पर, इंडक्शन होगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस मेटल को जैसे ही पास में देखेगा, एक नेगेटिव चार्ज इसके इस एंड में इंड्यूस हो जाएगा। एग्री? और अगर नेगेटिव चार्ज मेटल के इस एंड पे यस सर। इंड्यूस होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट एंड पे इंड्यूस होना चाहिए। यस और नो? यस सर। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? ड्यू टू इंडक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल में नेगेटिव चार्ज को अपने पास इंड्यूस किया, तो मेटल के एक एंड पे नेगेटिव हो गया, दूसरा एंड पे पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। इसीलिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ जो स्टेटमेंट हुआ, अब मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, ये जो भी काम हुआ ये स्टेटमेंट मैं, तुम लोग खुद से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, नाउ लेट अनदर, ध्यान से सुन लो, नाउ लेट अनदर आइसोलेटेड मेटल प्लेट बी, मेटल प्लेट बी is held near to plate A, then by induction negative charge induced in the near face and positive charge induced in the far face। यहां तक समझ में आया? अब जो मेन कंटेंट था हमारा वो हम लिखेंगे। ये जो इंडक्शन हुआ, ड्यू टू दिस इंडक्शन, ड्यू टू दिस इंडक्शन, ड्यू टू दिस इंडक्शन नेगेटिव चार्ज ऑन बी, जो बी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो क्या कोशिश करेगा कि ए का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको रिड्यूस कर दे। यस और नो? पोटेंशियल आपको पता है ना, मैंने कैसे बताया था, पोटेंशियल का ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है, V1 V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। सो ड्यू टू दिस इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल प्लेट बी टेंड्स टू reduce the potential of A। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। नहीं आया? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपना एक यस पोटेंशियल हो सर। रहा था, और एक नेगेटिव चार्ज इधर है Q2, इसका पोटेंशियल एक दूसरा होगा। सो मैं बोल सकता हूँ Q1 का पोटेंशियल को Q2 डिक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज भी है ना, और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड positive charge on plate B
tends to increase the potential of A. B पे एक नेगेटिव चार्ज है जो A का पोटेंशियल को घटा रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज है जो A का पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। लेकिन इन दोनों में से किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला का या पॉजिटिव वाला का? बताओ, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, घटाने में या बढ़ाने में? सर डिक्रीज करने में। हाँ, क्योंकि नेगेटिव पास में है। सो एज नेगेटिव चार्ज is close to plate A, therefore overall potential of A decrease. Yes or no? And again, we know that capacitance is equal to charge by potential. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल होता है। तो अगर पोटेंशियल घट रहा है ओवरऑल, तो क्या कैपेसिटेंस हम लोग बोल सकते हैं बढ़ जा रहा है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट था। यहाँ पर चार्ज पहले केस में जितना था, केस 2 में भी तो चार्ज उतना ही ए पे मैंने डाला है, बस बी तो एक मेटल प्लेट को पास लेके आया था। तो यहाँ चार्ज जो था वो हमारा कांस्टेंट था, पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, देयरफॉर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। समझ में आया? यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर इस कैपेसिटेंस को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ था ये अनयूज्ड है, ये बेकार का है, ये अल्टीमेटली पोटेंशियल को बढ़ा दे रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग को रिमूव करना चाहिए। इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे रिमूव करेंगे हम लोग? बहुत आसान तरीका है, इसको उस एंड को अर्थिंग कर दो। उस एंड को आप किसी अर्थिंग प्लेट के साथ अर्थिंग कर दीजिए। सो केस 3 हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये रहा प्लेट ए जिसमें हमने मैक्सिमम चार्ज दिया था, क्यू मैक्स दिया था ना इसमें। और दूसरा प्लेट बी इसके पास ले आया था। जैसे इसके पास हम लोग लाए थे, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पास में इंड्यूस हो गया था, और फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था। तो जो फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था उसको जैसे ही मैं अर्थिंग में कनेक्ट कर दूंगा, इसको कहा जाता है अर्थिंग। ओके, घर पे अर्थिंग जो होता है ना, वैसा अर्थिंग। जैसे ही आप दूसरे वाले प्लेट को अर्थिंग कर दोगे, वो सारा पॉजिटिव चार्ज उस एंड से निकल के अर्थ पे चला जाएगा, और वो एंड पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जो इसका पोटेंशियल को घटा रहा था, पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा था। मैं बोल सकता हूं ओवरऑल फिर से इसका पोटेंशियल घट गया सिस्टम का। यस और नो? समझ में आया क्या कहा मैंने? मैंने कहा व्हेन सेकेंड प्लेट बी जो है इज अर्थ, पॉजिटिव चार्ज on far face get discharge, but negative charge remain on plate B. Therefore potential of the system
विल इंक्रीज और डिक्रीज फर्दर, बताओ। सर डिक्रीज। यस, एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज। इंक्रीजेस। तो यही है ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। इसी चीज को यूज करके हम कैपेसिटर बनाते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसका कैपेसिटेंस बढ़ाओगे, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को हम लोग अगर लाइन में बोले तो ये कह सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन insulated or isolated, better to say, not insulated, insulated का मतलब एक ही चीज है, वो फ्री फॉर्म में रखा गया है, ओके। ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन बी increased by bringing an uncharged earth conductor near it. So यही जो मदर लाइन है अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो अभी ये जो स्लाइड है यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है प्रिंसिपल में, मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर बता दिया। बोलो कोई डाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में? एनी डाउट? नो सर। ओके, सो लास्ट क्लास हमने ये किया था स्फेरिकल कैपेसिटर और उसका एक्सप्रेशन निकालना। इसमें कुछ डाउट था क्या? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्फेरिकल एक कंडक्टर है जिसमें मैक्सिमम चार्ज है Q, इसका रेडियस है R, और इसमें जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा उसे हम कह सकते हैं 1/4πε0 Q/R। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है कैपेसिटर का फॉर्मूला C = Q/V। अब 1 और 2 में हम सिंपली जा सकते हैं, C में आप V का वैल्यू बिठा दोगे यहाँ पर तो आपको C का वैल्यू आ जाएगा 4πε0 ε R। ये मीडिया के लिए होता है, इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए होता है। नेक्स्ट टाइप का जो कैपेसिटर होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो ये वही है, मान लो ये प्लेट ए है जिसका एरिया है ए, और इस पे अगर चार्ज Q है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा बोल सकते हैं। सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। मान लो इसके ऊपर जो चार्ज है वो है कैपिटल Q, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब इस प्लेट ए पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास एक अर्थ कंडक्टर लेके आ गए हम लोग। सिंप्लिसिटी के लिए अर्थिंग दिखाया नहीं जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो अर्थिंग होता है वहां पर, याद रखोगे। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई एक कंडक्टर अर्थ होता है, ठीक है ना। सो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, और इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएंगे, जो पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और कहीं एंड की तरफ ये थोड़े बहुत बेंड भी हो सकते हैं इस तरीके से। और जनरली क्या होगा? ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करेंगे, और जिधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता है। यहां तक क्लियर है या नहीं, बताओ। यस सर क्लियर। ओके, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको पता है पहले से, सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या होता है? एप्सिलॉन एम होता है। याद करो लास्ट चैप्टर में होमवर्क था ये,
E is equal to sigma by epsilon 0 for free space और epsilon m for medium. So E is equal to मैं बोल सकता हूँ sigma divided by epsilon 0 into epsilon r. ठीक है, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमें क्या पता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, d है। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो d है। तो हम ये कह सकते हैं ये दो इक्वेशन, यस और नो। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ दैट v बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। एग्री अप टू दिस? एक एक लाइन ध्यान से देखो और मुझे बताओ। यस। अब हम लोग फर्दर क्या कह सकते हैं, v बाई डी सिग्मा की जगह हम लोग बोल सकते हैं q बाई a। एनी प्रॉब्लम? सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a था, सब्स्टिट्यूट कर। नो सर। अब अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर अलग से किया हुआ, डोंट हम लोग यही करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, c इज इक्वल टू क्या होता है q बाई v। उसको थोड़ा हम लोग रीराइट कर लें। और मैं इसको अगर लिखूं q बाई v, अगर मैं सेपरेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई d आ जाएगा। एग्री? q बाई v का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड q बाई v? दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस इज a एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई d। ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। याद रहेगा कैसे हम लोग डिराइव किए? एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है, डेराइवेशन भी पूछ देता है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर देखो ये नो सर। रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ किया। आई थिंक हमने जो किया उस तरीके से कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। एक बार इसको देख लेना, एक ही चीज है, घुमा फिरा के किया है लोगों से। बेटर टू गो टू विद दिस वन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट या फिर इंड इफेक्ट ऑफ द फील्ड। इंड इफेक्ट क्या कहते हैं, जनरली हमने एज्यूम कर लिया था, वी एज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रिक lines of force is parallel inside the plate। ये हमने एज्यूम कर लिया था ना कि ये देखो ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है अंदर, बिकॉज द थिकनेस और द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज वेरी स्मॉल। प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया था कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होंगे एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये हमने एज्यूम कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली तुम खुद ही सोच सकते हो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। इसके एंड पे जब भी हम जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, बेंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन बेंड तो होगा ना। इसका मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन इसके बाहर वाले एंड एरिया पे नॉन यूनिफॉर्म हो जा रहा है। तो इसके एंड पे अलग इक्वेशन लगेगा, इस एंड पे अलग इक्वेशन लगेगा, जिसके वजह से एक माइनर एरर क्रिएट हो जाता है सिस्टम में। समझ में आया?
इसी इफेक्ट को कहा जाता है एंड इफेक्ट या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंज वर्ड सुने हो? फ्रिंजिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज बाहर की तरफ निकल के जा रहा है, फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं इसको। क्लियर हुआ और डाउट? Yes, sir. चलो एक चीज और नोट कर लो इसके Yes, sir. Clear. साथ। हाँ बोलो। No, sir. No, sir. Clear. और एक चीज याद रखना, अभी अभी हमने जो सीखा फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? ये है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि सर कैपेसिटेंस प्लेट का एरिया और प्लेट के बीच का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। यस, सो कैपेसिटेंस जो होता है वो एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है व्हेन डी एंड एप्सिलॉन आर हम लोग कांस्टेंट ले लें। मतलब मटेरियल जो है एप्सिलॉन आर वाला ही रख रहे हैं, मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं और उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अलग अलग साइज का एरिया वाला अगर कैपेसिटर प्लेट रखोगे तो कैपेसिटेंस तब बढ़ेगा जब एरिया बढ़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट व्हेन वी कीप द एरिया एंड द मटेरियल एज कांस्टेंट। मतलब जितना ही आप दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस घटाओगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एग्री? जितना आप एरिया बढ़ाओगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर हुआ? और क्या चीज पे डिपेंड करता है सर? बोलो। सर यहाँ पे दोनों प्रोपोर्शनलिटी में डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है, पहला एरिया है प्लेट का, दूसरा वाला में डिस्टेंस है बिटवीन। हाँ सर, एरिया ऑफ द नहीं समझ में आया? ऐसा एक्चुअली में कैपेसिटर कैसा दिखता होगा? ऐसा प्लेट है, तो ये पहला प्लेट है मान लो और इसके बगल में ये दूसरा प्लेट है। ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी और इस प्लेट ए पे है पॉजिटिव चार्ज, प्लेट बी पे है नेगेटिव चार्ज। अब इस प्लेट ए का अपना एक विड्थ है, अपना एक हाइट है, ये डिफाइन कर रहा है इसका एरिया, दैट इज विड्थ इनटू हाइट। सिमिलरली इसका भी सेम होगा, इसका भी हाइट h होगा, विड्थ w होगा, तो इसका भी एरिया सेम होगा, विड्थ इनटू हाइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एरिया। और d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? d रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के बीच का दूरी। ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है d। अब समझ में आया? यस सर। तो डिस्टेंस जो है वो अलग चीज है। प्लेट को कितने एक दूसरे के पास ला रहे हो, दूर कर रहे हो। मैं अभी नेक्स्ट एक लेक्चर भेजूंगा 10 मिनट का सिर्फ, उसमें हम लोग एनिमेशन से देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये होता है। जितना दोनों प्लेट को एक दूसरे के पास रखोगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा और जितना ही एरिया बढ़ा दोगे, जितना बड़ा प्लेट ले लोगे उतना ही उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, दैट कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। यही तो होमवर्क दिया था मैंने। कैसे ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है डाई इलेक्ट्रिक का? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ही क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक का नेचर पे डिपेंड करता है जब हम लोग एरिया को और डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें। ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। डिपेंड करेगा एरिया, डिस्टेंस और मटेरियल का नेचर। दो मटेरियल है, एक में एप्सिलॉन का वैल्यू कम है, दूसरे में एप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा है,
जिस मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा उसके लिए कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोगों ने नाम पढ़ा था चैप्टर के शुरुआत में, सिरामिक कैपेसिटर, देन योर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। वो सारे मटेरियल जो होते हैं ना मीडिया डिपेंडेंट होते हैं, जिस मीडिया का एप्सिलॉन आर ज्यादा उसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, यहां से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, बताओ अगर डी को हम लोग 0 कर दे तो क्या हो जाना चाहिए कैपेसिटेंस का वैल्यू? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? नहीं सर। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ऐसा किए मतलब क्या, दोनों प्लेट को एक साथ जोड़ दिए तो सिस्टम ही खत्म हो गया, सिस्टम ही बदल जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग कभी दो प्लेट को जोड़ेंगे नहीं, तो कैपेसिटेंस बढ़ने की जगह घट जाएगा, वो पैरेलल प्लेट ही नहीं रहेगा। हम लोग जितना थीन, जितना पतला इंसुलेटर अंदर डाल सके उतना अच्छा है। माइक्रोमीटर नैनोमीटर में डाला जाता है, और ये आजकल के लिए एक हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर, ये फ्यूचर में अगर तुम लोग को साइंस लेकर रिसर्च करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग एक स्लाइड भेजूंगा मैं। अच्छा चलो, एक और चीज बता देता हूँ इसके साथ। जान लो, इतना दूर तक जब हम लोग आ गए हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते हैं, स्कूल में बताया है कि नहीं यहाँ तक? नहीं सर, कैपेसिटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं जनरली, ऐसे जैसे दो प्लेट और बीच में से ऐसे वायर, ये जनरली होता है कैपेसिटर का एक एंड, ये दूसरा एंड। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है फिक्स्ड कैपेसिटर का, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड कैपेसिटर। और कुछ ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनका हम लोग वैल्यू वेरी कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में बस एक एरो दे दिया जाता है ऐसे। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है बस। मतलब कैपेसिटर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, दिखाने का तरीका, जैसे रेजिस्टर दिखाने का तरीका होता है ना, इंडक्टर, रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वैसे ही कैपेसिटर को दिखाने का तरीका ये है, ये इसका सिंबल है। ओके, सो ये लेक्चर यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, वहां पे एक छोटा सा एनिमेशन दिखा लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है वही चीज वहां पर भी है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, देन आज का लेक्चर खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर करेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यस। भेज रहा हूँ विद इन अ मिनट।